शुरू करते हैं। टॉपिक है बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हम स्टडी कर रहे हैं रिफ्रैक्शन, बट ये टॉपिक है बेटा रिफ्लेक्शन, शॉर्ट में TIR कह देते हैं। तो देखो, इसको समझने से पहले मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूं। मान लीजिए ये इंटरफेस है बेटा, दिस इज द इंटरफेस। इसके नीचे है डेंसर मीडियम और इसके ऊपर है बेटा रेयरर मीडियम। क्लियर? इसके नीचे डेंसर मीडियम है और इसके ऊपर क्या है बेटा, रेयरर मीडियम। क्लियर? अब देखिए, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए μ2 और रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा μ1। ठीक है, डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 मान लिया और रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया बेटा μ1। क्लियर? अब मान लीजिए ये कोई लाइट सोर्स है, ठीक है, और बेटा इस लाइट सोर्स से हम 4 रेज मानते हैं। पहली रे है बेटा जो बिल्कुल नॉर्मली जा रही है। अब सुनो, जो रे नॉर्मली जाएगी उसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा। आप कभी भी ध्यान रखना, जब भी कोई रे ऑफ लाइट बिल्कुल नॉर्मली एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उस टाइम पे बेटा आपका रिफ्रैक्शन नहीं होता। क्लियर? अब मान लीजिए दूसरी रे की बात कर रहा हूं, ये सेकंड रे है। मान लो सेकंड रे आई बेटा यहां पे। अब मैं यहां पे क्या ड्रा कर रहा हूं, अब मैं यहां पे ड्रा कर रहा हूं नॉर्मल। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा नॉर्मल। क्लियर? ये है एंगल ऑफ, हाँ बेटा बोलो। सर मुझे भी इनेबल कर दो रिकॉर्ड करने के लिए। सर मुझे आपको भी अनेबल कर, रुको ये रिकॉर्डिंग मैं ग्रुप में डाल दूंगा। अब मैं अनेबल करूंगा तो फिर ये स्क्रीन रोटेट हो जाएगी। ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक है सर। फिर मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा ये रिकॉर्डिंग। तो देखिए बेटा, ये मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो बेटा डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएंगे तो डेंसर से रेयरर मीडियम में क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये आ गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर? ये पहली रे, मान लीजिए पहली रे कहां पे थी, पॉइंट ए पे। ये आपकी दूसरी रे, दूसरी रे कहां पे थी बेटा, पॉइंट बी पे। और अब बात करते हैं थर्ड रे की। थर्ड रे कैसे, मैं कहता हूं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। तो मान लीजिए ये हमारी चली थर्ड रे, और बेटा थर्ड रे के लिए हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ज्यादा इंक्रीज कर दिया हमने। और बेटा मेरी बात सुनो, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो गया तो ऑटोमेटिक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज होगा। और मान लीजिए बेटा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज होके हो गया 90, इंक्रीज होके क्या हो गया, 90 हो गया। तो बेटा इस एंगल को बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। इस एंगल को क्या बोला जाता है, क्रिटिकल एंगल बोला जाता है। ठीक है, ये पॉइंट ए था, पहली रे ए पे आई, दूसरी रे बी पे आई और तीसरी रे आ गई बेटा मान लीजिए पॉइंट सी पे। मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज किया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और मान लो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज होके हो गया 90। तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोल देते हैं दैट इज क्रिटिकल एंगल। दैट इज क्रिटिकल एंगल, जनरली सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखिए, अगर हम कहते हैं कि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और ज्यादा इंक्रीज कर दें, और ज्यादा इंक्रीज कर दें मतलब क्या है, क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा कर दें। तो देखो, अगर मैं क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा करता हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस, मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था, मैंने उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल कर दिया, तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो ग्रेटर देन 90 हो जाएगा। और ग्रेटर देन 90 हो जाएगा तो रे वापस किस में आ जाएगी, डेंसर मीडियम में आ जाएगी।
और ये जो पॉइंट डी है, पॉइंट डी पे क्या हुआ बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। देखो आप ये कह सकते हैं मेन चीज डायग्राम है। अगर आपको डायग्राम समझ में आया बेटा तो ही आप क्या कर पाएंगे, आगे क्वेश्चन को समझ पाएंगे। मैं डायग्राम एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये डेंसर मीडियम है और ये क्या है, रेयरर मीडियम, एंड दिस इज द इंटरफेस बिटवीन डेंसर एंड रेयरर मीडियम। ये जो लाइन है ये मान लीजिए इंटरफेस है जो डेंसर और रेयरर मीडियम को सेपरेट कर रहा है, एंड एस बी द लाइट सोर्स। और हम ये अज्यूम करते हैं बेटा एस से 4 रेज चल रही हैं। देयर आर 4 लाइट रेज विच आर स्टार्टेड फ्रॉम द सोर्स एस। बेटा जो फर्स्ट रे है वो पॉइंट ए पे जाती है और बिल्कुल नॉर्मली पास होती है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। ध्यान रखना जब भी कोई रे ऑफ लाइट नॉर्मली एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उस टाइम पे उसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट बी पे गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बेटा डेंसर टू रेयर जा रहे थे इसलिए बैंड हो गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर। अब मैं कह रहा हूं थर्ड रे विच इज एट पॉइंट सी। बेटा अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर देता हूं, अगर आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है अगर मैं उसको इंक्रीज कर देता हूं तो आपका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था वो भी इंक्रीज होएगा और इंक्रीज होके क्या हो जाएगा 90। तो बेटा इस एंगल को क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल कहेंगे। तो देखिए क्रिटिकल एंगल क्या बताओगे, क्रिटिकल एंगल बताओगे इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम for which angle of refraction in rarer medium will becomes 90। क्लियर। तो क्रिटिकल एंगल को C से डिनोट कर रहे हैं, क्या बताएंगे, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयरर मीडियम विल बिकम्स 90। तो देखिए मैं क्रिटिकल एंगल को डिफाइन कर रहा हूं, क्या बताएंगे, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज द angle of incidence in denser medium for which angle of refraction in rarer medium becomes 90 डिग्री। सर रिपीट करना। 90 डिग्री, यस रिपीट कर रहा हूं बेटा सुनिए। बेसिकली क्या है, आप क्रिटिकल एंगल क्या बताएंगे, क्रिटिकल एंगल बता देंगे, क्रिटिकल एंगल कुछ नहीं है, इट इज जस्ट द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच मीडियम, डेंसर मीडियम, जिसके लिए क्या होगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाएगा जो कि किस में है, रेयरर मीडियम में है। तो देखिए क्रिटिकल एंगल क्या बताएंगे, क्रिटिकल एंगल बताएंगे बेटा इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयरर मीडियम विल बिकम्स 90 डिग्री। समझ में आ गया बेटा। अब आते हैं हम पॉइंट डी पे। पॉइंट डी पे क्या कह रहे हैं, अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा तो रे वापस किस में आ जाएगी बेटा, रे वापस से किस में आ जाएगी, आपके डेंसर मीडियम में आ जाएगी। तो जो पॉइंट डी है, पॉइंट डी इज रिप्रेजेंटिंग द TIR। पॉइंट सी देखो पॉइंट ए रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में नॉर्मली जाएगी तो उसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा। बेटा पॉइंट बी शो कर रहा है रिफ्रैक्शन डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। पॉइंट सी शो कर रहा है क्रिटिकल एंगल को। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा और इंक्रीज करें तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ के 90 हो जाएगा। तो क्रिटिकल एंगल क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है 90, बशर्ते इंसिडेंस एंगल डेंसर मीडियम में होना चाहिए और रिफ्रैक्शन एंगल रेयरर मीडियम में होना चाहिए। और लास्ट क्या है बेटा, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा तो रे वापस डेंसर मीडियम में आ जाती है। इसे क्या कहते हैं बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं।
तो देखिए आप क्या बताएंगे, आप अब मैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को डिफाइन कर रहा हूं, समझिए बेटा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को क्या बताएंगे, इसको बताएंगे इट इज द प्रोसेस। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक प्रोसेस है जिसमें रे ऑफ लाइट वापिस डेंसर मीडियम में आ जाती है। कहां से, फ्रॉम द इंटरफेस बिटवीन रेयरर एंड डेंसर मीडियम। और कब आती है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो बेटा, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। तो देखिए आप क्या बताओगे, TIR क्या बता दोगे, इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस in which ray of light, in which ray of light come back to the denser medium, come back to the denser medium, जिसमें रे ऑफ लाइट क्या आ जाती है बेटा, वापिस डेंसर मीडियम में आ जाती है। कहां से, फ्रॉम द इंटरफेस, फ्रॉम द इंटरफेस बिटवीन डेंसर एंड रेयरर मीडियम। कहां से वापिस आती है बेटा, इंटरफेस से वापिस आती है। किसके इंटरफेस से, रेयरर और डेंसर मीडियम के इंटरफेस से। लेकिन कब, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल इन डेंसर मीडियम, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस is greater than, angle of incidence is greater than critical angle in denser medium। क्लियर हुआ बेटा, मतलब TIR क्या है, सिंपल एक प्रोसेस है जिसमें रे ऑफ लाइट वापिस किस में आ जाती है बेटा, जिसमें रे ऑफ लाइट वापिस डेंसर मीडियम में आ जाती है। कहां से, फ्रॉम द इंटरफेस बिटवीन डेंसर एंड रेयरर मीडियम। लेकिन ऐसा होता कब है, जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, और एंगल ऑफ इंसिडेंस किसमें बन रहा हो, डेंसर मीडियम में बन रहा हो। तो क्लियर हुआ बेटा, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखिए बात करते हैं बेटा एसेंशियल कंडीशंस फॉर TIR। बात करते हैं एसेंशियल कंडीशंस फॉर TIR। TIR के लिए एसेंशियल कंडीशंस की बात करते हैं कि TIR कब होगा। तो बेटा TIR के लिए ना दो एसेंशियल कंडीशन है। पहली बात तो कभी भी TIR तभी हो सकता है जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में चल रही है। अगर रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में आई तो TIR नहीं होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। TIR सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रेवल कर रही हो। तो क्या बताओगे, रे ऑफ लाइट should be traveling from, ray of light should be traveling from denser to rarer medium, denser to rarer medium। क्लियर हुआ बेटा, पहली एसेंशियल कंडीशन क्या आई TIR के लिए कि रे ऑफ लाइट आपकी डेंसर से रेयरर मीडियम में ट्रेवल करनी चाहिए। और बेटा दूसरी एसेंशियल कंडीशन क्या है, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। दूसरा क्या बताओगे, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस should be greater than, should be greater than critical angle। क्लियर, आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है बेटा, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। तो देखो
एक क्वेश्चन कंक्लूड कर रहा हूं बेटा। एक क्वेश्चन है व्हाट इज टीआईआर एंड राइट डाउन द एसेंशियल कंडीशन फॉर टीआईआर, और बेटा डायग्राम आपने बनाना पड़ेगा इसके साथ। टीआईआर क्या है और टीआईआर की एसेंशियल कंडीशंस बता एक बार दीजिए। सेकंड पॉइंट रिपीट कर दो। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा आपका कि टीआईआर तभी होगा, देखो दो ही कंडीशन है, मतलब अगर आप चाहते हो टीआईआर हो तो आपने दो पॉइंट का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला पॉइंट तो क्या है कि सोर्स पक्का डेंसर मीडियम में होना चाहिए, मतलब आपकी जो रे ऑफ लाइट है वो डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ चलनी चाहिए। और दूसरी एसेंशियल कंडीशन क्या है, टीआईआर तभी होगा जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। तो बेटा एक क्वेश्चन क्लियर हुआ, व्हाट इज टीआईआर एंड राइट डाउन द एसेंशियल कंडीशन फॉर टीआईआर, और आप डायग्राम बनाएंगे। अगर क्लियर हुआ तो प्लीज एक बार थंब इंप्रेशन डालेंगे। सर अगर क्लियर हो गया तो प्लीज एक बार थंब इंप्रेशन डाल दें। ठीक सर है, हाँ बेटा बोलो। सर टेम्परेचर के साथ ये क्रिटिकल एंगल इंक्रीज होगा ना? बेटा टेम्परेचर की बात अभी करेंगे, देखो इसी पे आ रहे हैं हम, क्रिटिकल एंगल पे ही आ रहे हैं। एक मिनट देखो, ये तो अभी एक क्वेश्चन था टीआईआर और टीआईआर की एसेंशियल कंडीशन। अब जो आप पूछ रहे हो ना वो पॉइंट अभी क्लियर होगा, देखो इस पे। अब मैं बात करता हूं बेटा सेकंड क्वेश्चन की। यस, एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, टीआईआर की एसेंशियल कंडीशन। अब बेटा सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज क्रिटिकल एंगल and drive the relation between critical angle and refractive index. Critical angle and refractive index, ठीक है। मतलब क्वेश्चन है क्रिटिकल एंगल क्या है और रिलेशन बताइए क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में। तो देखो बेटा मैं पॉइंट सी को डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहली बात तो आप बताएंगे क्रिटिकल एंगल है क्या। तो कुछ मतलब याद रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल पॉइंट है। क्रिटिकल एंगल जो है बेटा वो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। कौन से मीडियम का? डेंसर मीडियम का, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है? 90 डिग्री। कौन से मीडियम में? रेयरर मीडियम में। क्लियर? तो क्या बता दोगे? क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री इन रेयरर मीडियम। क्लियर? और अब मैं बात कर रहा हूं रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेशन बताना है किस किस के बीच का बेटा? क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच का रिलेशन बताना है। तो देखिए इस रिलेशन के लिए मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहा हूं पॉइंट सी पे। स्नेल्स लॉ तो हमने बताया था ना, रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन के लॉज में काफी जगह अप्लाई कर चुके हो स्नेल्स लॉ। रिफ्रैक्शन इन ग्लास स्लैब में भी कर चुके हो, रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ में भी कर चुके हो। तो वही स्नेल्स लॉ लगाना है। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट सी। बेटा जो आपका पॉइंट सी है, मैं पॉइंट सी पे स्नेल्स लॉ लगा रहा हूं। तो चलो बोलो, पॉइंट सी पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे। बेटा स्नेल्स लॉ क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर होता है ना बेटा। तो देखो साइन आई, आई की जगह क्या है? सी। साइन आर, आर की जगह क्या है? 90। समझ में आया? मैंने क्या किया? साइन आई, आई की जगह क्रिटिकल एंगल है सी। भाई सी पे लगा, इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा रहा हूं। तो साइन आई, आई की जगह सी, साइन आर, आर की जगह 90। दैट इज इक्वल टू, बेटा मैंने बताया था क्रॉस में लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब आर के साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर और आई के साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे, मतलब क्रॉस में लिखते हैं। तो देखिए 90 के साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा ऊपर, तो 90 किस में है? रेयरर मीडियम में है। रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, तो 90 के साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आएगा ऊपर μ1। ठीक है। और बेटा सी के साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा नीचे, तो सी
सी डेंसर मीडियम में है, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। क्लियर हुआ बेटा? और अब मेरी बात सुनिए, अगर मैं कह दूं इफ रेयरर मीडियम इज एयर, इफ रेयरर मीडियम इज एयर, मान लीजिए मैं कहता हूं आपका जो रेयरर मीडियम है वो एयर है, और बेटा एयर है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1, तो ऑटोमेटिक μ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। और अब देखो बेटा, अगर μ1 1 हो गया तो इसको μ2 कहने की जरूरत ही क्या है, बेशक म्यू कह दो, बेशक क्या कह दें म्यू। भाई हमारे पास दो थे तभी तो हम μ1 μ2 कह रहे थे, अगर हमारा μ1 1 के इक्वल हो गया तो इसको μ2 कहने की जरूरत ही क्या है, इसको म्यू कह दो। और अब देखो आपका क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा साइन सी क्रिटिकल एंगल, साइन 90 की वैल्यू 1, बेटा μ1 एयर के लिए 1 और ये क्या आ गया म्यू आ गया। तो ये क्या है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेसिकली आप ये भी कह सकते हो साइन सी इज इक्वल टू μ1 बाई μ2, और अगर वो कह दे रेयरर मीडियम एयर है तो ये रिलेशन ये भी आ जाएगा साइन सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू। तो बेटा दूसरा क्वेश्चन आता है दैट इज क्रिटिकल एंगल एंड ड्रा द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। तो क्या है क्रिटिकल एंगल क्या है, और क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच का रिलेशन बताओ। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमारे दो क्वेश्चन हुए। पहला क्वेश्चन हुआ टीआईआर की एसेंशियल कंडीशन, डायग्राम यहां भी बनाना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन हुआ क्रिटिकल एंगल एंड ड्राइव द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डायग्राम यहां भी बनाना पड़ेगा। अगर दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए तो प्लीज बेटा थंब इंप्रेशन डालिए एक बार। यस, थंब इंप्रेशन डालेंगे अगर क्लियर हुए तो। ओके ओके ओके। हाँ, अब आप क्या पूछ रहे थे बेटा, उस क्वेश्चन पे आते हैं। क्या पूछा था आपने बताओ? सर टेम्परेचर के साथ क्रिटिकल एंगल इंक्रीज होता है ना। हाँ, अब देखो बेटा टेम्परेचर की बात करते हैं। यस बेटा, टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जाएगा। जनरली जैसे मान लो आप किसी भी मीडियम को गर्म करते हो ना, मतलब तो जैसे शहद है, शहद बहुत ज्यादा विस्कस है, लेकिन शहद को जब हम गर्म करेंगे तो उसका क्या होगा बेटा, मतलब कोई भी डेंसर मीडियम है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है टेम्परेचर बढ़ने से। तो कम होगा तो सीधी सी बात है क्रिटिकल एंगल बढ़ेगा, और क्रिटिकल एंगल वही हो गया कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्रिटिकल एंगल बढ़ जाएगा। यस, क्लियर हुआ बेटा किस तरह से किया गया है ये रिलेशन? यस सर। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट, एप्लीकेशंस की बात करते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ टीआईआर। यस, देखिए नेक्स्ट पे आते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ टीआईआर। टॉपिक है सर रीजॉइन होना है। बिल्कुल होने वाला है क्या डिस्कनेक्ट? अभी नहीं होगा, अभी टाइम है। तो देखिए बात करते हैं, बिल्कुल डिस्कनेक्ट होते ही रीज्वाइन होंगे, फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ टीआईआर। बेटा टीआईआर की एप्लीकेशंस की बात करते हैं। पहली एप्लीकेशन पे आते हैं बेटा, डायमंड क्यों चमकता है? व्हाई द डायमंड शाइन्स। देखो ये ऐसे भी आ सकता है कि डायमंड क्यों चमकता है, वो ऐसे भी कह सकता है व्हाट इज द रीजन ऑफ ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, डायमंड की ब्रिलियंस का रीजन क्या है। तो ये क्वेश्चन 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है। अगर 1 नंबर में आए तब तो सिंपल है कि डायमंड ग्लिटर्स या डायमंड शाइन या डायमंड ब्रिलियंस इज ड्यू टू द टीआईआर। डायमंड किस वजह से चमकता है बेटा? टीआईआर की वजह से चमकता है। द डायमंड शाइन्स ड्यू टू द टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर
अगर मान लो 2 नंबर में आ गया, 1 नंबर में तो इतना ही सफिशियंट है कि डायमंड TIR की वजह से चमकता है, लेकिन अगर मान लीजिए TIR मतलब शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, कंप्लीट लिखेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। फिर अगर मान लो 2 नंबर में आ गया तो हम एक्सप्लेनेशन भी देंगे। क्या एक्सप्लेनेशन देंगे कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेटा 2.42, पता है सबको। और अगर बेटा डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल गया तो हम डायमंड का क्रिटिकल एंगल भी निकाल सकते हैं। डायमंड का क्रिटिकल एंगल होता है 24.4 डिग्री सेल्सियस। क्यों? अभी अभी तो हमने रिलेशन पढ़ा है, साइन C इज इक्वल टू 1/μ। अगर म्यू पता है तो सी पता कर सकते हैं, सी पता है तो म्यू पता कर सकते हैं। तो आप क्या बताओगे? डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, डायमंड का क्रिटिकल एंगल आता है 24.4 डिग्री। और बेटा डायमंड के अंदर जो भी रे ऑफ लाइट एंटर करेगी, डायमंड के अंदर जो भी रे ऑफ लाइट एंटर करेगी, उस रे ऑफ लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। जो भी रे ऑफ लाइट एंटर करेगी उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। और एज ए रिजल्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो एज ए रिजल्ट TIR टेक्स प्लेस, TIR टेक्स प्लेस एंड द डायमंड शाइन्स, या कह सकते हैं डायमंड ग्लिटर्स। चाहो तो कह दो डायमंड शाइन करेगा या डायमंड क्या करेगा, ग्लिटर करेगा। क्लियर? मेरी तरह नहीं लिखना है बेटा, मैं पॉइंट्स बना के लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। बाकी आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को कंबाइंड करके पैराग्राफ बनाना है, 4-5 लाइनें आ जाएंगी। क्या आएगा? डायमंड शाइन्स ड्यू टू TIR, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42 and the critical angle for the diamond is 24.4 degree. When ray of light enter into the diamond, its angle of incidence is greater than critical angle. और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो TIR हो जाएगा और डायमंड चमकेगा। तो ये एक्सप्लेन कर दोगे बेटा? समझ में आ गया? व्हाई द डायमंड शाइन्स या व्हाई द डायमंड ग्लिटर। अगर समझ में आया तो थंब इंप्रेशन डालो प्लीज। व्हाई द डायमंड शाइन या व्हाई द डायमंड ग्लिटर, एक ही बात है। अब देखिए नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ, इसमें कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है, डज द डायमंड ग्लिटर इन डार्क रूम? क्या डायमंड जो है बेटा वो डार्क रूम में ग्लिटर कर सकता है? तो ध्यान रखना बेटा, डायमंड TIR की वजह से ग्लिटर करता है, उसके ऊपर जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है उसका TIR होता है। लेकिन अगर डार्क रूम है तो बेटा डार्क रूम में तो लाइट होगी नहीं, तो ध्यान रखना डायमंड कभी भी डार्क रूम में ग्लिटर नहीं कर सकता। डायमंड जो है वो डार्क रूम में ग्लिटर नहीं करेगा। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट पे आते हैं, सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन है बेटा दैट इज टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म। बात कर रहे हैं टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म। समझिए, टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म। बेटा टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म क्या है? ये एक राइट एंगल्ड आइसोसेलिस ग्लास प्रिज्म है। इट इज द राइट एंगल्ड आइसोसेलिस, राइट एंगल्ड आइसोसेलिस ग्लास प्रिज्म। ठीक है, दैट इज द राइट एंगल्ड आइसोसेलिस ग्लास प्रिज्म। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5 और इसके लिए क्रिटिकल एंगल होता है 42 डिग्री। और बेटा ये जो है ना, ये रे ऑफ लाइट को टर्न कर देता है। आपकी जो रे ऑफ लाइट है उस रे ऑफ लाइट को टर्न करेगा बाय 90 डिग्री और 180 डिग्री। ये या तो 90 डिग्री से डाइवर्ट कर सकता है या 180 से डाइवर्ट कर सकता है। तो देखो 4 पॉइंट हैं। पहली बात तो क्या है, राइट एंगल्ड आइसोसेलिस ग्लास प्रिज्म है। तो ये लो, राइट एंगल्ड हो गया, ये ले लीजिए, मान लीजिए राइट एंगल्ड है और आइसोसेलिस है। ठीक है,
ऐसे मान लो या ऐसे मान लो, फर्क कुछ नहीं पड़ता, बस बात ये है शुड बी राइट एंगल्ड एंड आइसोसेलिस, राइट एंगल्ड होना चाहिए और आइसोसेलिस होना चाहिए। हो गया। अब क्या कह रहे हैं, ये जो है रे ऑफ लाइट को या तो 90 से डाइवर्ट करेगा या 180 से। समझिए कैसे, अगर यहां से लाइट चली तो देखना नॉर्मली जाएगी, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, और बेटा यहां से हो जाएगा TIR, इस पॉइंट से TIR हो जाएगा और रे ऐसे चली जाएगी। एंटर हुआ तो भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, एग्जिट होगा तो भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है। और एक बार TIR हो जाएगा, और कितने से डाइवर्ट हो गया, 90 से। 180 से कैसे होगा, मतलब 90 से कब होगा भाई, राइट एंगल है तो एक बेस एक परपेंडिकुलर दोनों ही बराबर हैं, क्योंकि आइसोसेलिस बताया गया है। तो चाहे बेस की तरफ से नॉर्मली आए चाहे परपेंडिकुलर की तरफ से नॉर्मली आए, तो उस टाइम पे रे कितने से डाइवर्ट होगी, 90 से। और 180 से कब होगी, यस देखिए, अगर मान लीजिए जो हाइपोटेन्यूज है, जो लॉन्गर साइड है, उसके ऊपर अगर नॉर्मली इंसिडेंट होती है, मान लीजिए यहां से चली, तो देखिए रिफ्रैक्शन नहीं होगा, एंटर कर जाएगी, यहां पे TIR होगा, यहां पे अगेन TIR होगा, और इस तरफ आ गई, एंटर करते वक्त एग्जिट करते वक्त रिफ्रैक्शन नहीं हुआ क्योंकि नॉर्मली आया, और 2 बार क्या हो गया, TIR। तो ये हो गया 180 का। इसके ऊपर क्या आ जाता है बेटा, कई बार प्रिज्म बना के और ऐसे रे स्टार्ट करके छोड़ देता है, और क्या कहता है, ड्रा द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट, या ड्रा द ट्रेजेक्ट्री, या कुछ भी कह दीजिए, या ट्रैक द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट। तो ट्रैक कर दोगे 90 से या 180 से। कई बार वो ऐसे कह देता है, ऑब्जेक्ट बना के दे देता है AB, दिस इज द ऑब्जेक्ट AB, मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है AB, और वो कहता है इस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म करो। तो देखना एक रे तो कहां से चलेगी, हेड से, एक रे चलेगी टेल से, नॉर्मली एंटर करेगी, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, यहां पे क्या हो जाएगा, TIR, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, बाहर वापस, और A से चली तो ये तो क्या आया, A डैश, और ये क्या आ गया, B डैश। सेम यहां A से चली, B से चलेगी तो नॉर्मली एंटर करेगी, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, यहां TIR, यहां अगेन TIR, और ऐसे आ जाएगा, यहां TIR हुआ, यहां TIR हुआ, और ये A से थी, ये A डैश आया, और ये B से थी, ये क्या आ गया, B डैश। तो ये इस तरह से क्या है बेटा, राइट एंगल्ड आइसोसेलिस ग्लास प्रिज्म है। तो दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है बेटा, ये 90 या 180 से डाइवर्ट कर सकता है, शो कर दोगे 90 से कैसे डाइवर्ट करेगा, 180 से कैसे, सिंगल रे दे के पाथ ट्रैक करवा सकता है, या ऑब्जेक्ट दे के और क्या करवा सकता है बेटा, इमेज फॉर्म करवा सकता है, दैट इज राइट एंगल्ड ग्लास प्रिज्म, टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म। बेटा एक एप्लीकेशन आती है मिराज, और एक एप्लीकेशन आती है बेटा ऑप्टिकल फाइबर। ये दोनों चीजें भी TIR के बेस पे काम करती हैं। मिराज क्या होता है बेटा, मिराज होता है मतलब जैसे हम कहते नहीं है रेगिस्तान में पानी दिखना, या फिर बेसिकली कह सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज दिखना अर्थ सरफेस पे, उसको बोलते हैं मिराज। और मिराज भी किस वजह से होता है, मिराज भी बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। और एक होते हैं बेटा ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, जैसे जनरली आप क्या करते हैं, जैसे इंटरनेट कनेक्शन वगैरह लेते हैं, तो जैसे वाईफाई वगैरह लेते हैं, तो जो आपके बेटा नेटवर्क प्रोवाइडर हैं उन्होंने क्या किया हुआ है, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बिछाई हुई हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स क्या होती हैं बेटा, जस्ट ग्लास या फाइबर की मतलब क्या होती हैं, एक केबल्स होती हैं। ये डिस्कस करेंगे अभी डिटेल में, काफी लेंथी टॉपिक है ऑप्टिकल फाइबर। बस बेसिक जो पॉइंट आप ध्यान रखना है वो क्या है, एक तो जो मिराज फॉर्मेशन होती है वो भी TIR की वजह से होती है,
ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर आपके सबके देखे हुए हैं बेटा, जनरली ये डेकोरेशन के लिए वो फ्लास्क नहीं आते हैं, मतलब गुलदस्ते टाइप आते हैं, जिनको अगर आप स्विच में लगा के और स्विच ऑन करो तो उनके अंदर ना प्लास्टिक के फाइबर के बिल्कुल बारीक बारीक तार होते हैं और उनके अंदर लाइट जलती है, वो बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर ही होते हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन में भी यूज होते हैं। इसके अलावा बेटा एक टर्म होती है एंडोस्कोपी, जैसे हम एक्सरे कराते हैं ना, ऐसे ही एक मेडिकल की टर्म होती है एंडोस्कोपी, जिसमें हम क्या करते हैं, बॉडी की इंटरनल स्कैनिंग करते हैं। तो बॉडी की जो इंटरनल स्कैनिंग होती है एंडोस्कोपी, उसमें भी ऑप्टिकल फाइबर यूज होता है। तो आप ध्यान रखोगे जो एंडोस्कोपी है उसका वर्किंग प्रिंसिपल भी क्या है, TIR वर्ड है, दैट इज एंडोस्कोपी। ठीक है, वर्ड है एंडो, ENDO, एंडोस्कोपी। तो ध्यान रहेगा, मिराज में, ऑप्टिकल फाइबर में, एंडोस्कोपी में, टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म में, डायमंड में, इन सब में क्या यूज होता है बेटा, इन सब में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज होता है। ध्यान रखेंगे डायमंड जो है वो डार्क रूम में ग्लिटर नहीं करता। ये दोनों रे डायग्राम जरूर ध्यान रखेंगे कि जो टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म है वो एक राइट एंगल होता है, आइसोसेलिस होता है, और वो रे ऑफ लाइट को 90 से कैसे डाइवर्ट करता है और 180 से कैसे डाइवर्ट करता है। अगर समझ में आया तो प्लीज बेटा थंब इंप्रेशन डालिए। यस सर 11 बजे हमारे क्लास लोगे, फिर रिज्वाइन करना है। और अरे बेटा सही कह रहे हो यार, आज 11 बज गए। एक्चुअल में क्या है बेटा, 11 बजे क्लास है मेरी, तो आज फिर रिज्वाइन नहीं करेंगे आज, क्योंकि